हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। हर चीज को हम रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट को समझने में कोई परेशानी ना हो और आप हर टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक याद रख सको। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। उन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए करते हो, अपनी लिविंग कमाने के लिए करते हो, राइट? वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड वो सारी एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म, सेंटीमेंट्स, जो आपके सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मम्मा जो है वो घर में खाना बना रही है, क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। वो चाहती है मेरे बच्चे अच्छा अच्छा खाना खाए, बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाए, हाँ या नहीं? तो वो आपसे प्यार करती है इसलिए खाना बना रही है, उसके रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक शेफ जो है वो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, राइट? उसके रिटर्न में उसे सैलरी मिल रही है, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए, तो एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। लोग जो करते हैं एक्टिविटीज किस लिए? अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एक वर्कर जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि इसके रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा? वेजेस और सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सिंपल। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? अभी के लिए आ जाओ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे वापस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है बेटा? ये वो होती है जो हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करती है, राइट? जो रिलेटेड होती है लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म, सेंटीमेंट्स, इन सब से। ठीक है, एग्जांपल दे दिया मैंने, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, फैमिली के लिए खाना बनाना, या फिर अपने देश की आजादी के लिए लड़ना। जितने भी हमारे देश प्रेमी थे जिन्होंने हमारे आजादी के लिए लड़े, वो इसलिए लड़े कि वो अपने देश से प्यार करते थे, उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास, बिजनेस। बेटा बिजनेस क्या है? सिंपल वर्ड में अगर देखें तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और फिर सेल कर देते हैं। किसको? गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, टू अर्न इनकम, इनकम कमाने के लिए। अब इनकम जो होती है वो किस फॉर्म में होती है बेटा? प्रॉफिट की फॉर्म में होती है। बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट कमाते कैसे हैं? लोगों की नीड को सेटिस्फाई करके, लोग जो चाहते हैं उन्हें वो प्रोवाइड करके। दैट्स इट ओवर बिजनेस। तो बिजनेस में हम लोग परचेज और सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे हम प्रॉफिट कमा पाते हैं लोगों की जरूरतों को पूरा करके। सो सिंपल, दैट्स इट। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज। इसमें वो सारी एक्टिविटी आती है जिसमें एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत होती है या स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, ठीक है? अरे बस समझ में, जिसे एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, एक लॉयर है, राइट? उसके पास किसकी नॉलेज है? उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, किसकी? लॉ की। उसे कानून के बारे में सब कुछ पता है, हाँ या नहीं? उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोफेशनल। क्योंकि वो इस नॉलेज का इस्तेमाल करता है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, ठीक है, जस्टिस दिलाने के लिए। तो वो एक प्रोफेशनल है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोफेशनल एक्टिविटी विच आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लेड डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडीज। अच्छा, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, गाइडलाइंस बताती है, जो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको पता है लॉयर जो है उसको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी बार काउंसिल बताती है। बार काउंसिल जो है वो लॉयर्स को रजिस्टर करती है, ठीक है, और सारे गाइडलाइंस भी लॉयर के लिए वही क्रिएट करती है। जैसे आपको पता है जितने भी लॉयर है जब भी वो कोर्ट में जाएंगे तो उन्हें ब्लैक कोट पहनना पड़ता है ना, एक उनका पर्टिकुलर ड्रेस कोड है जो उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट है जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना बेटा, ये क्या अर्न करते हैं? ये अर्न करते हैं प्रोफेशनल फी। बेटा ये सामान तो बेच नहीं रहे हैं आपको, राइट? ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से,
जिसके लिए वो चार्ज करेंगे क्या, प्रोफेशनल फी। लॉयर जो है हर एक केस लड़ने के लिए आपसे फी चार्ज करेगा, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल फी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें पीपल वर्क फॉर अदर, इसमें लोग जो है दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, एंड गेट रेम्यूनरेशन, और रिटर्न में क्या मिलता है उन्हें, रेम्यूनरेशन मिलता है। किस फॉर्म में, वेजिस और सैलरी की फॉर्म में। ठीक है, तो एक बंदा दूसरे के लिए काम कर रहा है, ठीक है, बदले में उससे सैलरी या वेजिस ले रहा है। सो सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, जो एम्प्लॉयड है दूसरे के द्वारा उसे बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, और जो दूसरों को काम दे रहा है, जो दूसरों को एम्प्लॉय कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास डिफरेंस। किसका डिफरेंस बेटा, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बस एक डिसीजन, एक सोच। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करो और बिजनेस स्टार्ट करो, दैट्स इट। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्रोफेशनल बॉडी की, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। एक डॉक्टर को, ठीक है, क्या करना पड़ता है बेटा, एमबीबीएस करनी पड़ती है, उसके बाद उसे मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है, वहां से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, तब जाके वो एज अ डॉक्टर काम कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए केवल आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेना है, दैट्स इट, कुछ नहीं लेना। एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला, आपकी जॉब शुरू। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इजी। यहाँ पे हम पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपनी नॉलेज, एक्सपर्टाइज नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो लोगों को ठीक कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो भी काम आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, दैट्स इट, वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन, कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है आपको बिजनेस करने के लिए, अंगूठा छाप बंदा भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज और ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करनी ही पड़ेगी। चलिए एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन और वो ट्रेनिंग चाहिए जो एम्प्लॉयर मांगता है। एम्प्लॉयर कहता है भैया बीकॉम होना चाहिए, तो ठीक है आपको बीकॉम होना चाहिए। एम्प्लॉयर कहता है आपको टैली आना चाहिए, तो आपको टैली आना चाहिए। बस जो क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर ने मांगी है वो होनी चाहिए। रिवार्ड और रिटर्न, रिवार्ड और रिटर्न, तो यहाँ पर रिवॉर्ड में क्या मिलता है भाई, क्या रिटर्न में क्या मिलता है, प्रॉफिट। जितने भी बिजनेसमैन है वो सब क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स है वो क्या कमाते हैं बेटा, प्रोफेशनल फी। जो एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है हमें, सैलरी या वेजेस, दैट्स इट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में बहुत पैसा चाहिए, बिना पैसे के बिजनेस चालू ही नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए यहाँ पे पैसा चाहिए होता है बट बहुत लिमिटेड चाहिए होता है, और यहाँ पे किसी भी तरह को किसी भी कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा पैसा जो है हमारा एम्प्लॉयर लगाएगा। रिस्क, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन होता है बेटा, पता नहीं प्रॉफिट होगा नहीं होगा, क्या पता लॉस भी हो जाए। ठीक है, तो अनसर्टेन है और इरेगुलर, इसलिए हमेशा यहाँ पे रिस्क रहता है। यहाँ पे भी होता है रिस्क पर बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर और सर्टेन फीस मिलती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ तो आपको सैलरी मिलनी है, फिक्स सैलरी मिलनी है। ठीक है जी, चलिए तो अब आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कुछ विशेषताएं हैं बेटा, देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको पता है जो बिजनेस किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, इसके अंदर प्रोडक्शन होता है और प्रोक्यूरमेंट होता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज है या तो वो सामान को बनाती है या किसी और से एक्वायर करती है, ठीक है ना, फिर उसको कस्टमर को बेच के प्रॉफिट कमाती है। क्लियर, तो बिजनेसमैन जो है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंज्यूमर को, और प्रॉफिट कमाता है। सिंपल सी बात है। चलिए अगला है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है, या एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके लिए, वैल्यू के लिए, पैसा कमाने के लिए। सिंपल सी बात है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस जो है उसमें क्या होता है, ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, किसके लिए, वैल्यू के लिए। ठीक है ना। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, अगर आपने कोई भी सामान बनाया जो सेल के लिए नहीं है तो वो बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला है हमारे पास मोटिव, क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाना। तो हर एक बिजनेसमैन जो है हमेशा ट्राई करता है कि भैया जितने एफर्ट हो सके लगा दूं जिससे हमारी सेल जो है वो बढ़ जाए और हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, क्योंकि सेल के बढ़ने और कॉस्ट से कम होने से क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। चलिए अगला पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न।
बेटा बिजनेस में पता नहीं है कि प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, क्या पता लॉस भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटर्न होती है वो अनसर्टेन होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए लगा दिया तो 10% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलनी है हर साल, नहीं, यहाँ पे कुछ ही नहीं पता, होने को बहुत प्रॉफिट हो जाए, होने को लॉस हो जाए, ठीक है। चलिए, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रहती है, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं रिटर्न जो है वो क्या है, अनसर्टेन है। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बेटा इसके ऊपर ना केस स्टडी बनती है। बेटा बिजनेस तभी कंसीडर किया जाएगा जब आप डेली बेसिस पे परचेज और सेल कर रहे हो। आपने अपने घर का एक टेबल उठा के बेच दी तो वो आपके लिए बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो वन टाइम एक्टिविटी है। अरे बस समझ में, तो रेगुलर बेसिस पे आपको वही काम करना है। अगर आप चेयर में टेबल में डील कर रहे हो तो आप रेगुलर बेसिस पे परचेज करो और सेल करो, तब आप प्रॉफिट कमाओगे, वो आएगा आपके बिजनेस में, ठीक है। अगला एलिमेंट ऑफ रिस्क, आपको पता है बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, ठीक है ना, रिस्क है तभी तो इश्क है, सिंपल सी बात है, मूवी का डायलॉग है ना ये। तो भैया वो बोलता है कि भैया बिजनेस से प्यार है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इंप्लाइज अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कि भैया प्रॉफिट भी बहुत हो सकता है, रिवॉर्ड भी बहुत सारे मिल सकते हैं और लॉस भी हो सकता है, तो रिस्क एलिमेंट हमेशा यहाँ पर रहता है। चलिए अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। पहले समझ लो एक बात, बेटा इंडस्ट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल को यूजफुल चीज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है पूरा, वो आता है इंडस्ट्री के अंदर। एक बार आपने सामान बना लिया, आपने फिनिश गुड्स बना लिया, उसको उसके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, डायरेक्टली करो इनडायरेक्टली करो, वो सब आती है किसमें, कॉमर्स में। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब डिटेल में देख लेते हैं। द सेक्टर, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूजफुल प्रोडक्ट में। सो सिंपल, राइट। तो जितनी भी एक्टिविटीज है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, या फिर साथ में यहाँ पे रियरिंग और रिप्रोडक्शन भी आता है, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के साथ साथ, ठीक है ना, क्या पालना, पालन पोषण करना, ठीक है, रिप्रोडक्शन कराना एनिमल को, जितनी भी लिविंग स्पीसीज है वो सब भी किसमें आता है, इंडस्ट्री में आता है। क्लियर बेटा। चलिए, जो पर्पस होता है इंडस्ट्री का वो क्या होता है बेटा, यूटिलिटी क्रिएट करना। यूटिलिटी मतलब समझते हो, वैल्यू क्रिएट करना। आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट आपने उसी टुकड़े को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक बहुत प्यारी सी चेयर में, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, यूटिलिटी गेन हो गई उसकी। आ रही बात समझ में। तो यूटिलिटी कब गेन होती है, जब आप रॉ मेटेरियल को कन्वर्ट करते हो किसमें, यूजफुल चीजों में। तो यही तो काम होता है इंडस्ट्री में, ठीक है ना, यूटिलिटी गेन कराई जाती है। क्लियर, श्योर। चलिए, अब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर गुड्स का भी होता है और कैपिटल गुड्स का भी होता है। क्या होते हैं कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है, जैसे रेडियो, क्लोथ, बटर, ब्रेड, ये सब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है, तो उनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। आगे आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिसमें हम मशीनरी, सीमेंट, ये सब चीजें आती है जो आपको फर्दर प्रोसेस में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा बेटा, फर्दर प्रोसेसिंग। मशीनरी किस लिए यूज होती है, और प्रोडक्शन करने के लिए। तो जितनी भी चीजें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए काम आएगी वो आती है कैपिटल गुड्स में, जिसको इस्तेमाल कौन करता है बेटा, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्री को हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला आता है प्राइमरी, दूसरा आता है सेकेंडरी और तीसरा आता है टर्शरी, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो कैसे, इट इंक्लूड एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, सच एज वाटर, एयर एंड लैंड। वाटर, एयर और लैंड से ही हम वेल्थ एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग होती है किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की। इसलिए हम इसको क्लासिफाई भी दो पार्ट में करते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री में। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का सिंपल सा मतलब है एक्सट्रैक्ट करना, ड्रॉ आउट करना, निकाल लेना। क्या निकालना, प्रोडक्ट। क्या निकालना भाई, प्रोडक्ट निकालना। कहां से, उसके नेचुरल सोर्स से। नेचुरल सोर्स से प्रोडक्ट को निकालना आता है किसमें, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अब नेचुरल सोर्स मेनली है कौन सा बेटा, आपको पता है, सॉइल। मेन तो सॉइल है, बाकी आपका वाटर भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बट मेन जो है वो कौन सा है, सॉइल है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, फिर जो आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करे है ना, उन सबको यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करती है। वो बात की बात है, आगे देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं बेटा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। क्या एग्जांपल है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का बेटा, फार्मिंग। क्या करते हैं हम लोग, सॉइल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट सब उगाते हैं ना, ठीक है। माइनिंग, खुदाई करते हैं और यूजफुल
मटेरियल्स को निकालते हैं उसमें से, ठीक है। हंटिंग एंड फिशिंग, ठीक है, आप क्या करते हो, हंट करते हो एनिमल्स को, ठीक है। सिमिलरली फिशिंग करते हैं हम लोग, वाटर से हम रिसोर्स निकालते हैं, रिसोर्स कौन सा है यहाँ पे, फिश, ठीक है। चलिए अब आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है बेटा, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को पालन पोषण करना, उनकी ब्रीडिंग कराना और बच्चे पैदा करना, मतलब उनका प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, वो आता है किसमें, हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्ड, प्लांट, एनिमल सब होते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं इसमें, आपको पता है हम गाय भैंस पालते हैं, क्यों, दूध के लिए, दही के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। सिमिलरली पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, क्यों की जाती है भाई, अंडे के लिए, मीट के लिए, ठीक है ना। आप क्या करते हो, फिश ग्रो करते हो किसमें, पॉन्ड्स में, से आपको फिश मिल सके, क्लियर। चलिए अब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जो मटेरियल, रॉ मटेरियल आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया था, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दो। ये काम कौन करता है भैया, हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। द मटेरियल व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज इज कंसर्न ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। सच मटेरियल आर प्रोसेस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। यहाँ पे क्या किया जाता है, वो गुड्स बनाए जाते हैं जो फाइनली कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। सो इजी, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्री को हम क्लासीफाई करते हैं किसमें बेटा, दो पार्ट में, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएट होती है, मैंने आपको समझा दिया। यूटिलिटी मतलब वैल्यू क्रिएट होती है। जब भी आप रॉ मटेरियल को किसी यूजफुल चीज में, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू क्रिएशन होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है भाई, यहाँ पे आप चीजें बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, आप रोड बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, डैम्स बनाते हो, ठीक है, जिसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इजी। अब आता है हमारे पास टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री का सपोर्ट सिस्टम है ये, ठीक है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इंडस्ट्री ठप हो जाएगी अगर हमारे पास हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री ठीक से काम नहीं करेगी तो, ठीक है। क्या आता है इसके अंदर बेटा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, टूरिज्म, सब किसमें आता है हमारे पास, टर्शियरी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग द सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो पाता है, क्लियर। चलिए ये हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों को। चलिए अब आता है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स क्या है बेटा, ठीक है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू देयर अल्टीमेट कंज्यूमर। वो सारी एक्टिविटीज जो आपको हेल्प करती है उन गुड्स को जो इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए थे उसको उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में, वो सब आती है कॉमर्स में। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर गुड्स अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो वो तो यूजलेस है, ठीक है ना। ये गुड्स तो एक जगह पे प्रोड्यूस किए जाते हैं पर उनका कंजप्शन हर जगह पे किया जाता है, तो आपको उन गुड्स को उन कंज्यूमर तक पहुंचाना है, ठीक है, वो हमारा कॉमर्स है, क्लियर। कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी को आगे बढ़ेंगे, अभी देखते हैं ट्रेड। ट्रेड का सिंपल सा मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, खरीदो और बेचो, उसी को बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। इट इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये जो ट्रेड है वो करता क्या है, मैन्युफैक्चरर को, कंज्यूमर को साथ में लेके आता है, ठीक है, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। चलिए अब ट्रेड को हम क्लासीफाई करते हैं बेटा दो टाइप में। पहला आता है इंटरनल, नाम से क्लियर है, इंटरनल मतलब जब भी आप गुड्स एंड सर्विस को परचेज और सेल करोगे कहाँ पे, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, तो उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे आप होम करेंसी का ही यूज करते हो, ठीक है। चलिए इंटरनल ट्रेड को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लोकल, स्टेट और नेशनल। लोकल क्या होता है बेटा, लोकल एरिया में आप ट्रेड करोगे। इसके बाद स्टेट क्या होगा, जिस भी स्टेट में आप प्रोडक्शन कर रहे हो आप उसी के अंदर से परचेज और सेल करोगे, एक ही स्टेट के अंदर, सिंगल स्टेट में। नेशनल टेरिटरीज क्या होता है, आप किसी भी स्टेट में, देश के किसी भी स्टेट से परचेज और सेल कर सकते हो बट देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है। चलिए अगला आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल का मतलब भी आपको नाम से पता लग रहा है, ठीक है, जब आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, कहां पर, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर, मतलब अपने देश के बाहर से आप बाइंग और सेलिंग करते हो, ठीक है। चलिए ये क्या करता है, ये ट्रेड होता है किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, ठीक है ना। तो इससे क्या होती है, हमारी जो मार्केट होती है बिजनेस की वो बहुत बढ़ जाती है, क्लियर। एक्सटर्नल ट्रेड तीन तरह का है बेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जब आप बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज मंगाओगे तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट।
जब आप बाहर गुड्स एंड सर्विसेज बेचोगे उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। इंटरपोर्ट समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आता है। आपने एक कंट्री से परचेज किया और दूसरी कंट्री में बेच दिया, इसी को बोलते हैं हम क्या, इंटरपोर्ट। मान लो मिस्टर ए है, उसने श्रीलंका से खरीदा और यूएसए में बेच दिया, श्रीलंका से इंपोर्ट करके यूएसए में एक्सपोर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं क्या, इंटरपोर्ट, ठीक है ना, क्लियर। इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्ट टू द थर्ड कंट्री, एक कंट्री से इंपोर्ट किया और थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। चलिए तो अब आता है एड्स टू ट्रेड। एड्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा, हेल्प। तो वो एक्टिविटी जो हेल्प करती है स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड में, उसी को बोलते हैं एड्स टू ट्रेड, ठीक है। ये वो एक्टिविटीज होती है जो बाइंग एंड सेलिंग को बहुत ही इजी बना देती है, इजियर बना देती है। अरे बस समझ में कैसे बनाती है बेटा इजियर, बाय रिमूविंग द वेरियस हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड। ट्रेड में आने वाले जितने भी हिंड्रेंसेस है, मतलब रुकावटें हैं, उन सबको हटाकर एड टू ट्रेड जो है वो ट्रेड को बहुत ही इजियर और स्मूथ बना देती है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से कॉमन एड होते हैं ट्रेड में। पहला आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है ये रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को। समझो, भोलू नाम का एक एसी मैन्युफैक्चरर है जो एसी बनाता है, ठीक है। कहां बनाता है भाई, इसकी फैक्ट्री कहां पर है, मेरठ में, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब जरूरी थोड़ी ना कि सारा सारा रॉ मटेरियल इसको मेरठ से मिल जाएगा, क्या पता इसको दिल्ली से मंगाना पड़ता हो, यूपी से मंगाना है कुछ, और कुछ मतलब आसपास के एरिया से मंगाना है, और कुछ हरियाणा से मंगाना है। तो ये आएगा कैसे रॉ मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और सिमिलरली इसकी जो मार्केट है वो दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी अपना सामान बेचता है ये, ठीक है, हरियाणा में बेचता है। मान लो इसका एक कस्टमर है ढोलू, ठीक है। अब ढोलू को भोलू से एसी चाहिए, तो ये एसी यहां तक पहुंचाएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इस प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर से प्लेस ऑफ कंजप्शन के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। प्लेस का जो हिंड्रेंस है उसे रिमूव करता है। समझ में आ गया, क्योंकि भैया जरूरी थोड़ी ना है कि सामान जिस जगह पे बनेगा वहीं पर भी कंज्यूम होगा, मतलब वहीं पर ही कंज्यूम होगा। तो प्लेस ऑफ कंजप्शन और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो दूरी है उसको कवर करता है, उसको रिमूव करता है कौन, हमारा ट्रांसपोर्ट। और साथ में कम्युनिकेशन भी, भैया बोलो और डोलू के बीच में कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, तभी तो इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हो पाएगी, परचेज सेल हो पाएगा। बिना अच्छे कम्युनिकेशन के कैसे इनको पता लगेगा एक दूसरे के बारे में क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये लोग। समझ में आ रही है बात, चलिए बहुत बढ़िया। अगला आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बेटा हर बिजनेस को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। अब ये जो हमारा भोलू था, इसको एसी की कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा तो चाहिए होगा ना। पैसा कौन देगा, बिना पैसे को तो बिजनेस हो नहीं सकता। कुछ पैसा इसके पास खुद था, इसने क्या करा, कुछ पैसा बैंक से लोन ले लिया, अपनी सिक्योरिटीज वगैरह को रखकर, अपने जो इसके पास प्रॉपर्टीज वगैरह थी उसको एज ए कोलेटरल रख दिया और वहां से उसने लोन ले लिया, ठीक है। तो लोन किसने प्रोवाइड किया, पैसा किसने दिया, किसने दिया, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है बेटा। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को दूर करते हैं। किसको दूर करते हैं बेटा, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को, ठीक है, क्लियर। कैसे करते हैं, लोन देकर, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करके, ठीक है। अगला आता है इंश्योरेंस। बेटा आपको पता है बिजनेस में बहुत सारे रिस्क है। भाई आप बिजनेस कर रहे हो, इसकी फैक्ट्री में आग लग गई या इसकी फैक्ट्री में चोरी हो गई, तो क्या करेगा, सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। अब ये रिस्क ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए इंश्योरेंस कराता है। तो बेटा रिस्क को बिल्कुल जीरो करना तो पॉसिबल नहीं है, बट कम तो कर सकते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को दूर करता है। किसको दूर करता है बेटा, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को, क्लियर हो गया। चलिए अगला आता है वेयर हाउस। अब भोलू ने बहुत सारे एसी बना के रखे हुए हैं, क्या सारे के सारे एसी जो उसने आज प्रोड्यूस करे हैं वो सारे सारे बेच रहे हैं एक बार में, नहीं ना। तो कहाँ रखेगा उसे, अपने वेयर हाउस में, जहां पर वो खराब ना हो, राइट। तो जरूरत है ना कि सारा सारा आज ही बिक जाएगा, तो जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है उसे रिमूव करता है कौन, आपका वेयर हाउस, कि भैया स्टोर करके रख लो, जब जरूरत होगी वहां से लेकर सेल कर देंगे, ठीक है ना। जिससे वो सामान हमेशा अवेलेबल भी रहता है, और दूसरा जब उसका अच्छा प्राइस मिलेगा तभी तो देंगे। अरे बस समझ में, क्लियर। तो उससे अवेलेबिलिटी भी होती है, प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज तो दूर होती है, और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी हमारे पास हमेशा मेंटेन रहती है। अगला है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। बेटा ये ढोलू को, भोलू के एसी कंपनी के बारे में, एसी की फैक्ट्री के बारे में, कि भैया ढोलू जो भोलू है बहुत बढ़िया एसी बनाता है, ठीक है, बहुत सस्ते रेट में बेचता है, पता कैसे लगा होगा ढोलू को, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट।
इसको इंफॉर्मेशन पहुंची कैसे? एडवर्टाइजमेंट की मदद से। आ रही बात समझ में? तो हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको दूर करता है कौन? एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। समझ में आ गया? क्लियर? सिंपल सी बात है, इट हेल्प टू इंक्रीज द सेल, सेल को बढ़ाने में मदद करता है, और कस्टमर का जो बेस होता है वो बढ़ाता है। कैसे करके? बिजनेस का प्रमोशन करके। ठीक है बेटा, कोई डाउट? चलिए अगला आता है मिडलमैन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो बोलू ने क्या करा, डोलू को डायरेक्टली, इनके बीच में कनेक्शन थे, कॉन्टैक्ट थे, ठीक है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट से डायरेक्टली कॉल कर दिया, पर क्या बोलू सारा का सारा माल ऐसे ही बेचता होगा? नहीं ना, इसको अपने सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी होगी, और वो लोग होते हैं हमारे मिडलमैन। और मिडलमैन में कौन कौन आता है बेटा आपका? एक आता है होलसेलर, जो डोलू से सॉरी भोलू से डायरेक्टली सामान खरीद लेगा, ठीक है, बल्क में खरीद लेगा, और फिर आगे बेचेगा किसको? रिटेलर को। रिटेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर जो है वो क्या करेगा? इसको इसके कस्टमर तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये जो होलसेलर रिटेलर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में ये होते हैं हमारे मिडलमैन, जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर करते हैं। आई होप कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। चलिए, तो अब आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? वेयर द बिजनेस वांट टू रीच इन द फ्यूचर, कहां पर बिजनेस जो है वो फ्यूचर में पहुंचना चाहता है। जैसे मान लो बोलू का जो बिजनेस है, बोलू चाहता है कि आने वाले टाइम में एक फैक्ट्री और खोले, कहां पर? दिल्ली में। आने वाले 3 साल में एक फैक्ट्री और खोल ले दिल्ली में, उसका क्या है? क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है, उसका गोल है। ठीक है, अब बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहला आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से पहले क्या आता है? प्रॉफिट। बेटा जैसे प्लांट बिना पानी के नहीं रह सकते ना, ऐसे ही बिजनेस बिना प्रॉफिट के सस्टेन नहीं कर सकता। अरे बस में आत्मा है बिजनेस की, प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बंद करना पड़ेगा बिजनेस। समझ में आ गई बात? चलिए अगला आता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का सिंपल सा मतलब है कि जो उनका जो कस्टमर बेस है उसे बढ़ाओ। जिस भी कंपनी का, जिस भी बिजनेस का जो लॉयल कस्टमर बेस होता है, जैसे टाटा का कितना बढ़िया कस्टमर बेस है, जो एक बार टाटा के प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं ना, वो बार बार टाटा का ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। राइट, उन्होंने अपना एक बेस बना रखा है, कस्टमर लॉयल बेस बना रखा है कस्टमर्स का। अरे बस समझ में, जो उनको हेल्प करता है फ्यूचर में ग्रो करने में। ठीक है, तो आपको कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है और एक बेस क्रिएट करना है। चलिए अगला, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। एक बार आपने बेस क्रिएट कर दिया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है आपको। प्रोडक्टिविटी होता क्या है? प्रोडक्टिविटी द स्केल ऑफ मेजर द एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, कि भैया कितना ज्यादा एफिशिएंट है कोई भी बिजनेस, उसको मेजर करने का जो मेजर तरीका है वो होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इट इज यूजुअली लास्ट ऑब्जेक्टिव, आखिरी ऑब्जेक्टिव है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो होता है वो मेजर किया जाता है कैसे? आउटपुट से। ठीक है ना, जो भी आपकी एक्टिविटीज का आउटपुट निकल रहा है, जो आपकी एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट निकल रहा है, उससे मेजर किया जाता है कि भैया आपने कितना प्रोडक्शन करा है, कितना कम लागत में प्रोडक्शन करा है, जो मतलब एंड रिजल्ट आपका निकल रहा है, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको प्रोडक्टिविटी को, और प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी है, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। बेटा आपको पता है बिजनेस जो है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से लेता है? सोसाइटी से। और सोसाइटी को ही सर्व करता है और फिर कमाता है, तो सोसाइटी से ही ले रहा है, सोसाइटी को ही सर्व कर रहा है, उससे प्रॉफिट कमा रहा है, तो सोसाइटी की तरफ भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, सोसाइटी को सर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, आपको पता है सोसाइटी से हमें लेना है, और सोसाइटी में ही हम सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को सर्व करना। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आते हैं हमारे? पहला आता है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट, कि भैया रीजनेबल रेट पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो सोसाइटी में, अच्छा प्रोडक्ट सही दाम पर दो सोसाइटी को, सोसाइटी खुश। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर को क्या चाहिए? अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, सही दाम पे मिले। ठीक है, क्लियर? कोई ब्लैक मार्केटिंग मत करो, मैनिपुलेटिव एडवर्टाइजमेंट मत करो, गलत एडवर्टाइजमेंट मत करो। ठीक है ना, ये सब चीजें मत करो, बस बढ़िया काम करो, सोसाइटी को सही प्रोडक्ट सही दाम पे सर्व करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दो। वैसे भी जब बिजनेस खुलता है तो क्या होता है, जहाँ बहुत सारे लोग, जो आसपास में जो लोग होते हैं उन सबको क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो यही चाहते हैं सोसाइटी आपसे कि भैया आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो बहुत ही गरीब है। ठीक है ना, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको रोजगार दो ज्यादा से ज्यादा। दैट्स इट। अगला, फेयर रेम्यूनरेशन। आपने रोजगार तो दिया है, पर रोजगार कितना देना है? जितना वो डिजर्व करते हैं। आपको उतनी सैलरी उनको देनी है जितनी वो डिजर्व करते हैं। अच्छी सैलरी दो भाई एम्प्लॉय को, उससे आपका भी फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, बिजनेस का भी फायदा है। अरे बस समझ में?
रीजनेबल पे तो बनता है। चलिए, तो आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को हम डिफाइन करते हैं कैसे, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अनफेवरेबल इवेंट दैट हैज द पोटेंशियल टू मिनिमाइज गेन एंड मैक्सिमाइज द लॉस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस रिस्क क्या है, वो पॉसिबिलिटी जिसमें कुछ अनफेवरेबल इवेंट हो गए। क्या हो गया बेटा, अनफेवरेबल इवेंट, जिसकी वजह से कुछ अनफेवरेबल चीज हो गई, जिसकी वजह से आपका जो गेन था वो कम हो गया और आपके लॉस के जो चांसेस थे या फिर जो लॉस था वो बहुत बढ़ गया, उसी को बोलते हैं क्या, रिस्क। ठीक है, और सिंपल वर्ड में करें तो वो फैक्टर जिसकी वजह से चांस ऑफ लॉस जो है बिजनेस का वो बहुत बढ़ गया और जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी बिजनेस को प्रॉफिट की वो क्या हो गई, कम हो गई। समझो इस चीज को। आपको पता है बिजनेस जो है वो डील करता है किससे, फ्यूचर से। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, पता नहीं भाई फ्यूचर में क्या होगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो रिस्क रहता है कि भाई कुछ भी ऐसा कुछ हो गया जो बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर दे या फिर बिजनेस को लॉस में ले जाए, वही तो बिजनेस रिस्क है। आई बात समझ में। और ये इनएविटेबल है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते, आप इसे कम जरूर कर सकते पर खत्म नहीं कर सकते। चलिए, अब आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या नेचर है बिजनेस रिस्क का, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस होता क्यों है, अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए तो बिजनेस रिस्क है कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया, जो कंज्यूमर पहले आपके प्रोडक्ट को लाइक करते थे अब लाइक नहीं करते, या गवर्नमेंट की पॉलिसी ही चेंज हो गई। ठीक, कुछ भी होता है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, और बेटा बिना रिस्क के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। आगे बात समझ में, नो रिस्क नो बिजनेस, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस करोगे तो रिस्क तो होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व रहेगा। चलो अगला आता है हमारे पास, एवरी बिजनेस हैज द रिस्क व्हिच वेरी इन द सॉवेरिटी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। बेटा जो रिस्क होता है ना वो बिजनेस के टाइप पे बेस्ड होता है। समझो इस बात को, अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, यहाँ से खरीद के यहाँ बेचते हो तो रिस्क कम है। अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो रिस्क ज्यादा है। ये प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सामान बना के रखना पड़ेगा। पर ट्रेड में क्या है, जब ऑर्डर आएगा तो इधर ऑर्डर दिया, यहाँ से खरीद के यहाँ बेच दिया। समझ लो, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है। ठीक है, अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस करते हो तो रिस्क कम है, बड़े लेवल पे करते हो रिस्क ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला, बिजनेस टेक्स रिस्क विद द मोटिव एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ गेनिंग प्रॉफिट। अब रिस्क ले ही क्यों रहे हो, क्योंकि आपको पता है रिस्क लूंगा तभी तो प्रॉफिट कमा पाऊंगा, रिस्क लूंगा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा। ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस कौन कौन सा है बेटा हमारे पास, पहला आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क में क्या होता है बेटा, ये वो रिस्क होते हैं जो कभी भी हो सकते हैं बिजनेस के साथ। ठीक है, अरे बात समझ में, क्योंकि इनमें ना कंज्यूमर की प्रेफरेंस से रिलेटेड होते हैं सारे ये, कि भाई कंज्यूमर की प्रेफरेंस ही चेंज हो गई, राइट, तो उसकी वजह से जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो इसीलिए जो बिजनेस है उसको कंज्यूमर का फीडबैक डे टू डे बेसिस पे लेना पड़ता है, जिससे उसे पता लगता है कि कंज्यूमर क्या पसंद कर रहा है और किसी चीज को वो पसंद नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला सके। ठीक है, चलो अगला आता है कॉम्प्लायंस रिस्क। कॉम्प्लायंस रिस्क मतलब आपको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया उनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लायंस का मतलब ही वही है। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए जिसकी वजह से आपका बिजनेस क्या हो गया, पूरी तरह ठप हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये रिस्क भी मेंटेन रहता है, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो अभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंडर आ रहा है, बट क्या पता आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, आपका बिजनेस जो अभी लीगल था इलीगल हो जाए, कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ऐसी है। ठीक है, चलिए अगला आता है फाइनेंशियल रिस्क। आपको पता है जितने भी बिजनेस होते हैं वो डील करते हैं किससे, कस्टमर से। अब सारे के सारे कस्टमर, सारे सारे जो क्लाइंट है आपके, वो लॉयल हो, सही बात तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है भाई, कुछ तो होंगे ना जो लॉयल नहीं होंगे ठीक से, तो चीटर निकल जाएंगे, राइट। तो कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। अब पेमेंट उन्होंने नहीं करी तो आपका पैसा फंस गया। अब उस केस में आप किस तरह सस्टेन करते हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क रिलेटेड टू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, इट रिलेटेड टू द कंपनीज एबिलिटी टू कैरी ऑन ऑपरेशन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, कि भैया जब पेमेंट नहीं हुई तो उस केस में किस तरीके से कंपनी डील करेगी उससे। ठीक है, ये रिस्क उससे रिलेट होता है। अगला था ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क क्या होता है बेटा, ये होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस में। ये रिस्क कहाँ पे होता है बेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस में। जब भी आप प्रोसेस कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, उस टाइम पे जो रिस्क होता है वो होता है हमारा ऑपरेशन रिस्क। है क्या ये रिस्क, ये है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। अचानक से आपकी मशीनरी जो थी वो खराब हो गई, अब क्या करोगे, अब प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑर्डर डिले होगा, ऑर्डर डिले होगा तो कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर कहीं और से ले लेगा सामान। समझ में आई बात। तो ऑपरेशनल रिस्क मतलब जो प्रोसेस या ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। एक बार दोबारा से कंसाइज करते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क कौन से होते हैं, जो कस्टमर की प्रेफरेंस से रिलेट करते हैं कि कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है, क्या डिसलाइक कर रहा है। कॉम्प्लायंस रिस्क गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेट करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बेस्ड होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो
फाइनेंस से रिलेटेड होता है कि भैया अगर पेमेंट वगैरह नहीं हुई तो किस तरीके से बिजनेस डील करेगा उसमें। ऑपरेशन रिलेटेड जो होता है वो ऑपरेशन से या फिर आपके एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस होते हैं उनसे रिलेट करता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास फैक्टर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला, सेलेक्ट इन द लाइन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइन सेलेक्ट करो, भाई बिजनेस करना किसका है। अरे बस सबसे पहले तो वो चूज करना है ना कौन सा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे। तो आपको मार्केट एनालाइज करनी है, अभी की जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो भी और जो फ्यूचर मार्केट होगी वो भी, ठीक है ना। आपको देखना प्रॉफिट होगा नहीं होगा, आपको देखना है आपके पास टेक्नोलॉजी है उस प्रोडक्ट को बनाने की या नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। ये सब चीजों को एनालाइज करना है, फिर अपना प्रोडक्ट अपने सेलेक्ट करना है। एक बार आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया उसके बाद आपको देखना है स्केल क्या होगा बिजनेस का, आप लार्ज लेवल पे बिजनेस करोगे या स्मॉल लेवल पे बिजनेस करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखना लोकेशन कहाँ होनी चाहिए आपके बिजनेस की, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए जहाँ पर लेबर इजिली अवेलेबल हो, जहाँ पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो, ठीक है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है। तो चॉइस ऑफ बिजनेस लोकेशन डिपेंड ऑन न्यूमेरिक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है। इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, पावर का सिस्टम अच्छा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो, क्लियर। चलिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देखोगे अगला। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से। राइट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, वो तो ब्लड है बिजनेस का, फाइनेंस तो आपको पता है। तो फाइनेंस आएगा कहाँ से, ठीक है, कब कब कितना कितना पैसा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, आप पहले से ही उसे एनालाइज करके रखोगे। अगला, एफिशिएंट वर्कफोर्स, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल तभी होता है जब उसके पास एक एफिशिएंट वर्कफोर्स होती है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होता है, जो पूरी मेहनत करे, लगन से काम करे, जिसको नॉलेज हो आपके बिजनेस की और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए, ठीक है। उसके बारे में आप एनालाइज करोगे, उनको आइडेंटिफाई करोगे और उनको रिक्रूट करोगे, ठीक है। अगला, फिजिकल रिक्वायरमेंट। फिजिकल रिक्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब है आपको बिजनेस करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो टूल्स चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, जो आपके बिजनेस को एफिशिएंसी से करने में मदद करे आपकी, ठीक है, उन सबको आप एनालाइज करोगे और उसे क्या करोगे, प्रोक्यूर करोगे, लेके आओगे, ठीक है। क्लियर हो गया। इन सब फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं जब भी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है जी। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आओ और अपने भाई को बताओ, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और हाँ, अगर टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बिल्कुल डिटेल में विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। आपको अच्छे मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।